हाय हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कंसिलिएशन के टॉपिक को, जो कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट के अंदर दिया गया है। तो ये जो कंसिलिएशन का पार्ट है आपको पार्ट 3 में मिलेगा। आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट को हम जो हम पढ़ेंगे उसके पार्ट 3 के अंदर हमें कंसिलिएशन का कंसेप्ट मिलता है। अब ये कंसिलिएशन होता क्या है, इसके क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरीके से हम इसको करते हैं, तो वो ऑल दोज थिंग्स वी विल सी इन डिटेल। तो सबसे पहली बात तो जो कंसिलिएशन है ना, एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, यानी कि आउट ऑफ द कोर्ट जाके हम एक तरीके से इस प्रोसेस को करते हैं। नॉर्मली जो लिटिगेशन है उसको यूज़ नहीं करते। ऑब्वियस रीजन इज टू सेव टाइम एंड मनी, और जल्द से जल्द काम हो जाए, यही हमारा मेन रीज़न रहता है कि हम कंसिलिएशन में जाके मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इन मेथड्स को, जो आप आर्बिट्रेशन कर रहे हो, कंसिलिएशन कर रहे हो, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं। कि जो नॉर्मल तरीका है जो हम कोर्ट में जाकर रिजॉल्व करते हैं, उसके अलावा हम एक दूसरे मेथड को यूज़ कर रहे हैं, अल्टरनेटिव मेथड को यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो हमारे डिस्प्यूट्स हैं वो जल्द से जल्द रिजॉल्व हो जाए। तो कंसिलिएशन में क्या होता है, इसके अंदर एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट किया जाता है, जबकि आर्बिट्रेशन के अंदर भी एक थर्ड पार्टी अपॉइंट होती है, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। कंसिलिएशन के अंदर अगर आप देखोगे तो जो थर्ड पार्टी होती है ना, वो दोनों पार्टीज के बीच में, जिनके भी बीच में डिस्प्यूट है, उन दोनों के बीच में एक सेटलमेंट एग्रीमेंट कराने की कोशिश करती है, और उनके ऊपर कोई दबाव नहीं बनाती। हालांकि जो आर्बिट्रेशन होता है वहां पे भी कोई दबाव नहीं होता, बट उसकी एक प्रोसीडिंग चलती है। आप उसको क्वासी जुडिशियल प्रोसीडिंग बोल सकते हैं, कि वहां पे पूरा प्रोसेस चलेगा और जिस तरीके से चीजें बोली जाएंगी वो करनी पड़ेंगी, आपको अपनी आर्बिट्रेटर को देनी पड़ेंगी, एंड देन ही विल गिव अ आर्बिट्रल अवार्ड। और यहां पे क्या बनेगा, आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा, यानी कि दो लोगों के बीच की लड़ाई को रिजॉल्व करके वो एक बोलेगा आप आपसी सहमति से ये चीज कीजिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेटलमेंट एग्रीमेंट बोलेंगे। बट आर्बिट्रल अवार्ड जो हमें आर्बिट्रेशन में मिला एंड द सेटलमेंट एग्रीमेंट विच वी गेट इन कंसिलिएशन, बोथ हैव सेम वैल्यूज। जो आर्बिट्रल अवार्ड को जिस तरीके से आप एग्जीक्यूट कराएंगे, इन सिमिलर मैनर यू कैन एग्जीक्यूट द सेटलमेंट एग्रीमेंट विच वी गॉट इन कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो दोनों की सेम वैल्यू है, दोनों को आप एग्जीक्यूट कराओगे और दोनों ही आप यूज कर सकते हो अपने मैटर को रिजॉल्व करने के लिए। तो ये तो हमें समझ आ गया, कंसिलिएशन भी क्या है, एक इनफॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर हम एक कंसिलिएटर को अपॉइंट करते हैं, यानी कि एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, जो कि जो डिस्प्यूटेंट्स होते हैं, यानी कि जिनके भी बीच में लड़ाई होती है, उनके बीच की उस लड़ाई को एक एग्रीमेंट पे लाने की कोशिश करता है कि उनके बीच में एग्रीमेंट हो जाए, जो डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हम एक सेटलमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो कैसे करता है, वो जैसे दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, ये दो लोग बैठे हैं ए एंड बी, मान लो। अब ए भी इससे कुछ ना कुछ टॉपिक्स पे उसकी बात को नहीं सुनना चाहता, इससे एक तरीके से कुछ उसके मन में है, गुस्सा है, जो भी आप बोलोगे, उससे वो बात नहीं करना चाहता, और वो क्या बोलना चाहता है उसको सुनना नहीं चाहता। इसी तरीके से बी भी जो है वो ए की बात को समझना नहीं चाहता। तो यहाँ पे अगर एक तीसरा व्यक्ति बैठ जाए और दोनों को समझाए, दोनों की बात समझ के एक दूसरे तक कम्युनिकेट करे, तो हो सकता है कि दोनों के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो कम हो जाए। तो इसी चीज़ का काम कंसिलिएटर करता है, कि दोनों के बीच में जो टेंशन चल रही थी, जो कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही थी, या जो इश्यूज़ जो थे वो समझ नहीं पा रहा था सामने वाला, कि मेरे को क्या दिक्कत है और सामने वाले को क्या दिक्कत है, तो उन इश्यूज़ को इंटरप्रिटेट कर दिया जाता है। कोई टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत होती है तो कंसिलिएटर बोलता है मैं आपके लिए अरेंज कर देता हूँ, और देखो आप दोनों के बीच में लड़ाई तो है, लेकिन ये इसके सोल्यूशन हो सकते हैं, तो सोल्यूशन दोनों के बीच में ला के रख सकता है, कि आप ये कर लो या ये कर लो, इस तरीके की चीज़ें सोल्यूशन दे सकता है। अब ये कंसिलिएशन प्रोसीडिंग आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, कोई आपका कमर्शियल मैटर है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, इन जगहों पे आप कंसिलिएशन कर सकते हो। आप ये मत करना कि आप इसको क्रिमिनल लॉ के अंदर यूज़ करने लग जाओ, तो वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकता कंसिलिएशन। तो ये बेसिकली इसी तरफ यूज़ होगा जहाँ पे आपके सिविल नेचर के सूट्स आ रहे हैं, या कमर्शियल मैटर्स आ रहे हैं, फैमिली मैटर्स आ रहे हैं, वहाँ पे आप कंसिलिएशन को यूज़ कर सकते हो, और एक सेटलमेंट तक पहुँच सकते हो, नेगोशिएटेड सेटलमेंट तक, यानी कि जिस चीज़ पे दोनों पार्टीज एग्री हो रही है। यानी कि हम इससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि अपने आप में विन विन सिचुएशन है, यानी कि जो ए व्यक्ति जिस बात पर लड़के बैठा हुआ था और बी व्यक्ति जिस बात पर लड़के बैठा, दोनों को अब दिक्कत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, ए बोल रहा था कि मैंने तेरे से सामान खरीदा था, लेकिन मैंने जो सामान खरीदा था उसकी वैल्यू 65 लाख रुपीज़ थी, एंड आई जस्ट नीड टू गिव यू 65 लाख रुपीज़। बी बोलता है नहीं, तूने मेरे से 70 लाख रुपीज़ का सामान खरीदा था और देखो मेरे को 70 लाख रुपए देने हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि इनके बीच में किस तरीके की एग्रीमेंट हो जाए, जहाँ पे कि जब वो बैठे हैं और कंसिलिएटर उनके बीच की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, तो हो सकता है 67 लाख पे आके बात बन जाए और ए से बी को पेमेंट हो जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटलमेंट हो जाएगा, उनके बीच में क्या हुआ, एक सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया, एक निगोशिएटेड सेटलमेंट हो गई, जहाँ पे दोनों को नुकसान नहीं हुआ। तो
इसी चीज़ को हम क्या बोल रहे हैं, कंसिलिएशन बोल रहे हैं, जहाँ पे हम विन विन सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों में से किसी भी पार्टी को लॉस ना हो, दोनों में से किसी भी पार्टी को कम्युनिकेशन की दिक्कत ना आए, उनके बीच में जो टेंशन है, जो कि वो इसके अलावा अगर नॉर्मली होते तो कोर्ट में जाते और कितने सालों तक वहाँ पे अपने केसेस को आगे चलाते सीपीसी को फॉलो करते हुए, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को, तो उनको कितना टाइम लगता, तो वो चीज़ यहाँ पे कंसिलिएशन ने आउट ऑफ द कोर्ट जल्द से जल्द रिजॉल्व कर दी। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम कंसिलिएशन बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये बेसिकली क्या है कि अगर हम इसको आगे देखें तो मीडिएशन इज अ स्ट्रक्चर प्रोसेस इन विच द मीडिएटर असिस्ट द डिस्प्यूटेंट टू रीच नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑफ देयर डिफरेंसेस। मीडिएशन इज यूजुअली वॉलेंटरली प्रोसेस दैट रिजल्ट इन साइंड एग्रीमेंट विच डिफाइंस द फ्यूचर बिहेवियर ऑफ द पार्टीज। तो भाई अब दोनों की फ्यूचर बिहेवियर क्या होगा वो हमें उससे पता चल जाएगा। The mediation uses variety of skills and techniques to help party to reach a settlement, but is not empowered to render a decision। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपको आर्बिट्रेशन और यहाँ पे देखने को मिलेगा। आर्बिट्रेशन में क्या होता है कि वो जो आर्बिट्रेटर होता है आप दोनों की बात को सुन के डिसीजन देगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डिसीजन पे पहुंचेगा वो। बट इन कंसिलिएशन अगर उसको लगता है कि आप लोगों के बीच में सेटलमेंट नहीं हो सकती, यहाँ पे उसको लगता है कि ये लोग इस तरीके से बात ही नहीं करेंगे, इनके बीच में जो टेंशन है वो रिड्यूस ही नहीं हो सकती, तो देन ही कैन नॉट रेंडर अ डिसीजन। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो आपको आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन में देखने को मिलेगा। वो कोशिश करेगा कि ये पोटेंशियल क्या कहते हैं सॉल्यूशंस है, एंड इफ यू वांट टू ऑप्ट दी सॉल्यूशंस यू कैन ऑप्ट देम, बट इफ यू डोंट वांट टू ऑप्ट देम और यू आर नॉट एबल टू ऑप्ट देम, और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाएंगे, आपके बीच में जो कम्युनिकेशन है, टेंशन है, वो खत्म नहीं हो रही है, देन ही विल नॉट लाइक डू गिव डिसीजन ऑन दैट कि नहीं आपको ये करना ही पड़ेगा। इट विल नॉट बी लाइक दैट, बट इन आर्बिट्रेशन व्हाट वी सी दैट आर्बिट्रेटर नीड्स टू गिव अ आर्बिट्रल अवार्ड। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो इज नॉट एन अल्टरनेटिव टू आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि अपने आप में एक अल्टरनेटिव है आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन का, बट ये क्या है, अपने आप में कॉम्प्लीमेंट करता है आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन को, कि आप उनको हेल्प करता है कि लिटिगेशन या आर्बिट्रेशन में टाइम जितना लग रहा है उससे कम टाइम लगे और आप लोग खुद ही रिजॉल्व कर लो ना, आप क्यों किसी और के डिसीजन के ऊपर डिपेंड कर रहे हो, आप लोग खुद सेटलमेंट कर लो और खत्म कर दो बात को, तो कॉम्प्लीमेंट कर देता है उसको। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्शन 61 से जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट है उसके अंदर शुरू होता है 1996 का जो एक्ट है उसके अंदर। तो पार्ट 3 के अंदर हमें ये दे रखा है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अगर हम इसको देखिए, द आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट शेल अप्लाई टू कंसिलिएशन ऑफ डिस्प्यूट्स। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंसाइल करना होता है ना, दोनों के बीच में एक कंसिलिएशन करते हैं, ठीक करते हैं चीज़ों को, तो एक तरीके से कंसाइल कर रहे हैं यहाँ पे डिस्प्यूट को, जो कि आपके लीगल रिलेशनशिप्स के चलते क्रिएट हो गए। लीगल रिलेशनशिप हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है ना हो। जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल की ए ने बी से सामान खरीदा और बी ने इसको एग्री हुआ था कि मैं तेरे को इसके पैसे दूंगा, तो दिस इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन, तो यहाँ पे आप कंसिलिएशन कर सकते हो। अब ए ने बी से मैरिज करी, अगर आप हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से देखो तो दिस इज नॉट एन कॉन्ट्रैक्ट, बट यहाँ पे भी अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो दे कैन रिजॉल्व इट थ्रू कंसिलिएशन। तो चाहे आपके बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल रिलेशनशिप हुआ हो या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ना हो, स्टिल यू कैन यूज दी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स, सब जगह ये आप यूज कर सकते हैं उसमें। सेक्शन 61 सबसेक्शन 2 ये बोलता है, जो आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन एक्ट का है, ये कहाँ पे अप्लाई नहीं होना चाहिए, वेयर बाय वर्च्यू ऑफ एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन्फोर्स सर्टेन डिस्प्यूट में नॉट बी सबमिटेड टू कंसिलिएशन, कि आपको लॉ पर्टिकुलरली मना कर देगा कि ये वाले डिस्प्यूट जो है आप कंसिलिएशन से रिजॉल्व नहीं करोगे। सो इन दैट सिचुएशन यू डोंट हैव ऑप्शन टू यूज कंसिलिएशन। जैसे बेसिकली अगर मेजर एग्जांपल दिया जाए तो क्रिमिनल लॉज के अंदर आप कंसिलिएशन यूज नहीं कर सकते। ठीक है, किसी का मर्डर हुआ, मर्डर में आप कह रहे हो कि हम इसके अंदर कंसाइल करके आते हैं, कंसिलिएशन करके आते हैं, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज क्रिमिनल ऑफेंसेज हम क्या मानते हैं, दे आर अगेंस्ट होल स्टेट, दे आर नॉट अगेंस्ट जस्ट अ इंडिविजुअल पर्सन, दे आर अगेंस्ट होल स्टेट। सो इन दोज थिंग्स वी डोंट अलाउ आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। सो नाउ वी विल कमेंस द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स। कैसे शुरू होती हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, ए हम एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं, ने बी को सामान बेचा और बी ने इसकी वही 65 लाख रुपीज लेते हैं, 65 की पेमेंट करनी थी, और ए ने इसको गुड्स बेचे थे। अब यहाँ पे इन पे डिस्प्यूट राइज हो गया,
ए ने बोला कि तूने मेरे 70 लाख रुपीज़ देने हैं, बी बोल रहा है कि मैंने तेरे को 65 लाख रुपीज़ देने हैं। अब इनके बीच में पेमेंट नहीं आ रही बी की तरफ से। अब ए को तो नुकसान हो रहा है ना कि इसने तो गुड्स बेच दिए लेकिन पैसे मिल नहीं रहे हैं बी से। तो यहाँ पे ए क्या कर सकता है, बी को एक रिटर्न इन्विटेशन भेज सकता है, एक न्योता भेज सकता है, इन्विटेशन भेज सकता है कि हमारे बीच में इस तरीके से डिस्प्यूट अराइज हो गया और समहाउ वी आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, वी आर हैविंग सर्टेन इश्यूज, सो वी शुड रिजॉल्व इट थ्रू अ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग। तो इस तरीके से एक इन्विटेशन भेजेगा, इसको बोलेगा कि हम ऐसे ऐसे ये हमारे मेन डिस्प्यूट्स हैं, मुझे पता है कि हमारे बीच में कुछ प्रॉब्लम है, हो सकता है कि तुम सही कह रहे हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं सही हूँ। तो उसको एक रिटर्न इन्विटेशन भेजेगा, ठीक है, और डिस्प्यूट बता देगा। उसके अंदर सबसे मेन चीज़ है ब्रीफली आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट, कि हमारे बीच में ये डिस्प्यूट है, इस चीज़ के लिए हम कॉन्सिलिएशन करेंगे। तो ये कैसे होगा, रिटर्न इन्विटेशन भेजी जाएगी ए की तरफ से बी को। हो सकता है बी भी ए को भेज दे, ऐसा जरूरी नहीं है कि ए ही भेजेगा, दोनों में से कोई भी किसी को भेज सकता है कि हम चाहते हैं कि ऐसे हमारी बात नहीं हो पा रही, हम सुलझा नहीं पा रहे, सो लेट्स हैव अ थर्ड पर्सन, ही विल रिजॉल्व आवर दिस डिस्प्यूट। तो इस तरीके से दोनों में से कोई भी दूसरे को एक रिटर्न इन्विटेशन भेज देगा। अब दूसरी पार्टी क्या करेगी कि उसको एक्सेप्ट कर लेगी। जरूरी नहीं है कि एक्सेप्ट करे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेती है तो क्या माना जाएगा कि आपकी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग जो है वो कमेंस हो गई है। और आपको ये एक्सेप्टेंस कैसे देनी है, राइटिंग के अंदर ही देनी है, दैट आई एम एक्सेप्टिंग योर इन्विटेशन। तो ये आपकी जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग है वो कमेंस हो जाएगी। बट द अदर ऑप्शन इज अवेलेबल टू दैट द पार्टी टू हुम यू हैव इनवाइटेड ही कैन रिजेक्ट दैट इन्विटेशन। तो यहाँ पे फिर अगर वो रिजेक्ट कर देगा तो कोई भी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग नहीं चलेगी। भाई सामने वाले ने मना कर दिया, वो किसी और की हेल्प से हमारे डिस्प्यूट को रिजोल्व नहीं करना चाहता, देन हाउ कैन आई फोर्स हिम टू डू दिस, तो वहाँ पे हट जाएगा। लेकिन अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन होती है दैट आई हैव सेंड इन्विटेशन टू अ पर्टिकुलर पर्सन, लाइक हियर ए हैज सेंड इन्विटेशन टू बी, बट बी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू दैट इन्विटेशन, नीदर ही इज रिजेक्टिंग दैट इन्विटेशन नॉर ही इज accepting that invitation. So in that situation what a can do, and our conciliation act says this, that as per section 62 subsection 4, that if the person to whom you have sent invitation is not replying to your invitation, then after 32 days you have option। आप क्या कर सकते हो, या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको अभी भी ओपन रखो कि हो सकता है कि वो कभी भी उसको एक्सेप्ट कर ले, और आफ्टर 30 डेज यू कैन इलेक्ट, यू मे इलेक्ट। सो हियर द वर्ड इज मे, so it is not compulsory for you to elect it or to choose it, that depends upon your discretion whether you want to choose or you don't want to choose। तो आपकी इच्छा है, वो करना है करो, नहीं करना मत करो, यानी कि आपकी इच्छा है कि आप उसको रिजेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको रिजेक्ट कर सकते हो कि भाई 30 दिन हो गए, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग टू माई इन्विटेशन, सो व्हाट शुड आई डू इन दैट सिचुएशन। सो यू हैव ऑप्शन दैट यू कैन रिजेक्ट योर ओन इन्विटेशन। मैं खुद ही ये मान के चलता हूँ कि मैं मान रहा हूँ कि आप मेरे इस इन्विटेशन का कुछ एक्सेप्ट नहीं करोगे, इसको मैं ये मान के चल रहा हूँ, तो मैं इसको राइटिंग के अंदर इन्फॉर्म कर दूंगा सामने वाले को कि भाई देख मैंने तेरे को 30 दिन पहले या 40 दिन पहले, मतलब 30 दिन के बाद कभी बोलेगा, तेरे को एक इन्विटेशन भेजी थी, उस इन्विटेशन को मैं मान रहा हूँ कि ये तूने रिजेक्ट कर दिया और मैं तेरे को रिटर्न के अंदर ये बात दे रहा हूँ क्योंकि तू रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उसके ऊपर। तो ये ऑप्शन उसके पास अवेलेबल है, उसको ओपन रखे 60 दिन तक 70 दिन तक मर्जी है, हो सकता है कि सामने वाले उसको एक्सेप्ट कर ले, बट सबसेक्शन 4 बोलते हैं 30 दिन के बाद आपके पास ऑप्शन है कि भाई इतने दिन हो गए ऐसा, क्योंकि सामने वाला छोड़ ही देगा फिर उस चीज़ को, तो 30 दिन के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो उसको ख़त्म कर सकते हो अपनी उस इनविटेशन को। क्योंकि हो सकता है मान लो ए ने इनविटेशन भेजी बी को कि भाई हम कंसिलिएशन करते हैं, और 50 दिन हो गए, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, बी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। अब ए क्या करता है कि नॉर्मल लिटिगेशन यूज़ करता है, तो वहाँ पे बी क्या करता है, ए जो है वो नॉर्मल लिटिगेशन यूज़ करता है, तो बी क्या करेगा, कहेगा इसने मुझे इन्विटेशन भेजा था, नाउ आई एम एक्सेप्टिंग दैट इन्विटेशन। तो अब जब कंसिलिएशन चल रहा है तो आप नॉर्मल प्रोसीडिंग नहीं करोगे, तो वहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए ये ऑप्शन हमें एक्ट के अंदर दिया गया कि 30 डेज बाद आपके पास ऑप्शन है, आप उसको रिटर्न में बोल दो कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ अपने उस ऑफर को जो मैंने आपको दिया था, और अब मेरे पास ये ऑप्शन रहेगा कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, मैं दोबारा से चाहूँ दोबारा से कंसिलिएशन के लिए बोल सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ आर्बिट्रेशन में जाना चाहता तो आर्बिट्रेशन में चले जाएंगे, मैं नॉर्मल लिटिगेशन में जाना चाहता तो नॉर्मल लिटिगेशन में भी जा सकता हूँ। नाउ ऑल द ऑप्शंस विल बी ओपन फॉर मी एज ओरिजिनल वर। ठीक है, तो एक कमेंट्स हो गया आपका इस तरीके से। अब आप कमेंट्स करोगे अदर पार्टी हैज एक्सेप्टेड that yes let's do conciliation, so in that situation now you need to appoint a conciliator। so here we have told that how many number of conciliator need to be there, so there shall be one conciliator। कितने conciliator होंगे, एक conciliator होगा, लेकिन अगर पार्टीज चाह रही है नहीं कि ज़्यादा conciliator होने चाहिए तो 2 या 3 conciliators भी हो सकते हैं, तो there shall be one conciliator, but if parties agree then there can be more than one conciliator, there can be 2 or there can be 3 conciliators।
ठीक है। और अगर एक से ज़्यादा कंसिलिएटर अपॉइंट हो रहे हैं, 2 या 3 कंसिलिएटर अपॉइंट हो रहे हैं, तो यहाँ पे उसकी उनकी ड्यूटी भी बता दी गई दैट दे शुड एक्ट जॉइंटली। ऐसा नहीं है कि 2 मिलके अलग की कुछ कर रहे हैं और तीसरा जो है अलग कुछ कर रहा है। ऑल दीज 3 पर्सन शुड एक्ट जॉइंटली, ये इनकी ड्यूटी बता दी। ठीक है। अब कंसिलिएटर का अपॉइंटमेंट हो रहा है सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 के अंदर, सब्जेक्ट टू सबसेक्शन 2 जो अभी हम पढ़ेंगे। पर सबसेक्शन 1 के अंदर अगर हम कर रहे हैं तो वहाँ पे बता रहा है कि क्या करेंगे। अगर आप कंसिलिएशन प्रोसीडिंग एक कंसिलिएटर से करना चाहते हो तो उस सिचुएशन में आप अपॉइंटमेंट कंसिलिएटर का कैसे करोगे, जिस भी नाम के ऊपर जिस भी सोल कंसिलिएटर के लिए पार्टीज एग्री हो जाएंगे उस व्यक्ति को हम क्या करेंगे, एज अ कंसिलिएटर अपॉइंट कर लेंगे। भाई ए और बी ने मिलकर जिसको भी अपॉइंट किया है सी नाम के व्यक्ति को, दिस पर्सन विल बी आर सोल कंसिलिएटर। लेकिन अगर 2 कंसिलिएटर्स की बात हुई थी दैट वी विल रिजॉल्व आवर डिस्प्यूट विद द हेल्प ऑफ 2 कंसिलिएटर्स, अगर ए और बी बोलते हैं हम 2 कंसिलिएटर्स अपॉइंट करेंगे, देन इन दैट सिचुएशन ईच पार्टी में अपॉइंट 1 कंसिलिएटर, कि ए अपना एक कंसिलिएटर अपॉइंट करती है और बी अपना एक कंसिलिएटर अपॉइंट करता है। तो इस तरीके से भी कंसिलिएटर्स अपॉइंट हो सकते हैं। बट यहाँ पे अगर आप वर्ड देखेंगे तो क्या वर्ड यूज हुआ है, मे वर्ड यूज हुआ है, यानी कि बी बोलता है कि यार एक काम कर, हमने 2 के लिए बोला था ना, तो दोनों तू ही अपॉइंट कर दे, तो वहाँ पे ये चीज़ भी कर सकते हैं। बट अगर 2 की चीज़ है तो वहाँ पे दोनों अपना एक एक कंसिलिएटर अपनी तरफ से अपॉइंट कर सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं होगा कंसिलिएटर तूने ए ने मेरे को अपॉइंट किया तो मैं ए के फेवर में बात करूंगा और बी ने अगर किसी व्यक्ति को अपॉइंट किया तो वो बी के फेवर में बात करेगा, ऐसा नहीं होगा। दे नीड टू एक्ट जॉइंटली, यही तो उसकी ड्यूटी बताई गई। आप मिलकर काम करो, आप डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए बात करो। आप ये नहीं कि ए के लिए विन सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो और बी के लिए लॉस की सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो। यू नीड टू क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ विन विन फॉर बोथ द पार्टीज। लेकिन जहां पे बात हुई 3 कंसिलिएटर्स की, तो वहां पे क्या हो सकता है कि ए ने एक कंसिलिएटर अपॉइंट किया, बी ने एक कंसिलिएटर अपॉइंट किया और तीसरा जो कंसिलिएटर है वो दोनों मिलकर अपॉइंट कर सकते हैं। तो दैट डिपेंड्स अपॉन देयर डिस्क्रिप्शन, जैसे चाहे वैसे आप उसको अपॉइंट कर सकते हो। अब इसके अलावा क्या होता है कि आप लोग कह रहे हो कि हम कहाँ से कंसिलिएटर ढूंढे, कौन जो है अप्रोप्रिएट पर्सन होगा, कौन हमारे डिस्प्यूट को समझ पाएगा, हमारा मैटर इस तरीके का कि एक नॉर्मली हम किसी को अगर अपॉइंट कर ले तो वो एबल नहीं होगा हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। इन दैट सिचुएशन व्हाट दे कैन डू, दे कैन टेक द असिस्टेंस ऑफ सूटेबल इंस्टीट्यूशंस। देयर आर सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, दोज आर मेड बाय डिफरेंट ऑनरेबल कोर्ट्स, जो हेल्प करते हैं कंसिलिएटर्स प्रोवाइड करने में, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंट करने में। सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ दोज इंस्टीट्यूशंस एज वेल। ठीक है। तो ये सबसेक्शन 2 बोलता है फर्दर सबसेक्शन 2 प्रोवाइडेड पार्टी में एनलिस्ट द असिस्टेंस ऑफ सूटेबल इंस्टीट्यूशन और पर्सन, या आप तीसरे किसी व्यक्ति की भी हेल्प ले सकते हो किसी कंसिलिएटर को अपॉइंट करने के लिए। एंड इन पर्टिकुलर अ पार्टी में रिस्पेक्ट सच इंस्टीट्यूशन और पर्सन टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ सूटेबल इंडिविजुअल टू एक्ट एज अ कंसिलिएटर। तो आप बोल सकते हो कि भाई हमारे को एक कंसिलिएटर अपॉइंट करवा दो, और फिर पार्टीज एग्री हो सकती हैं कि जो 1 और मोर कंसिलिएटर्स हैं वो डायरेक्टली इस इंस्टीट्यूशन के थ्रू भी अपॉइंट होंगे। तो ऐसा हो सकता है। अब इंस्टीट्यूशन को या उस तीसरे व्यक्ति को क्या ध्यान रखना है जो कि हेल्प कर रहा है हमें कंसिलिएटर को अपॉइंट करने में, कि वो एक ऐसा कंसिलिएटर इनको अपॉइंट करके दे जो कि इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो। ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखना है उस इंस्टीट्यूशन को, कि वो इंडिपेंडेंट हो और इम्पार्शियल हो। ठीक है। Then submission of statement to conciliator. So now all the things are done, like I have given invitation, that other party has accepted that invitation. Now we have decided to appoint an arbitrator. We have conciliator. We have appointed a conciliator. Either we have appointed by ourselves or we have taken the help of some other institution. So what we have done, we have now appointed a conciliator. Now we will take further steps to resolve our dispute. क्या करेंगे हम इसके अंदर, सेक्शन 65 सबसेक्शन 1 बोलता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का, कि जो कंसिलिएटर है जब वो अपॉइंट हो जाएगा, नाउ ही विल रिक्वेस्ट बोथ द पार्टीज। क्या रिक्वेस्ट करेगा कि आपने मुझे अपॉइंट तो कर दिया, लेकिन मेरे को अपना डिस्प्यूट तो सही से समझाओ, मुझे आप रिटर्न में दो कि आपका डिस्प्यूट क्या है, दैट आई विल अंडरस्टैंड योर डिस्प्यूट एंड देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू ओनली। तो वो रिक्वेस्ट करता है हर एक पार्टी से कि वो उसको सबमिट करे एक रिटर्न स्टेटमेंट, जिस रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर दोनों ही पार्टी को डिस्क्राइब करना होगा और बताना होगा कि डिस्प्यूट का जनरल नेचर क्या है और पॉइंट्स ऑफ इश्यूज क्या है। ये दोनों चीज़ें बताना जरूरी है आपको अपने रिटर्न स्टेटमेंट के अंदर। ओनली देन द कंसिलिएटर विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिस्प्यूट्स बिटवीन यू। दोनों ही पार्टी क्या करेंगे, इसकी कॉपी जो है अदर पार्टी को भी भेजेंगे। यानी कि अगर ए और बी के बीच में जो हमने कंसिलिएटर अपॉइंट किया था सी को, ये दोनों एक रिटर्न स्टेटमेंट सी को देंगी, और जो इन्होंने ये जो रिटर्न स्टेटमेंट सी को दी थी, अपना जो डिस्प्यूट बताया था, इसकी एक कॉपी ए बी को भी देगा और बी जो है अपनी कॉपी ए को भी देगा, ताकि दोनों एक दूसरे को समझ भी पाएंगे तू बोल क्या रहा है, तेरे को क्या दिक्कतें हैं दोनों, ताकि कम्युनिकेशन सही से हो सके। जब मैं ये समझ ही नहीं पाऊंगा सामने वाले को दिक्कत क्या है, तो तीसरा व्यक्ति करेगा क्या, कंसिलिएटर करेगा क्या, तो इससे हेल्प होगी मुझे भी समझने में कि इसको प्रॉब्लम क्या है।
फिर सबसेक्शन 2 बोलता है सी, मतलब कि जो कंसिलिएटर है वो अपॉइंट हुआ कंसिलिएटर को, स्टिल ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिस्प्यूट बिटवीन यू और व्हाट आर द इश्यूज बिटवीन यू, और ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, लाइक यू हैव टोल्ड हिम दैट दिस इज आवर डिस्प्यूट बट स्टिल ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, और you have not explained it properly, then in that situation as per subsection 2 of section 65, conciliator may request, what conciliator can do, he can request each party to submit further written statement, but he will say that please give me more information as per you, what are the more disputes, and he can even ask for some evidences as well or some documents as well, please do supplement some documents so that I will be able to understand your issues more properly. तो यही चीज़ है कि फर्दर रिटर्न स्टेटमेंट मांग लेगा। मुझे नहीं समझ आ रहा, आपने जो पहले बातें दी थी उसमें आपने सही से नहीं एक्सप्लेन किया था, तो मुझे और बात बताओ कि क्या है आपके बीच में। आप अपनी पोजीशन को क्लियर कीजिए कि आप क्या बोलना चाहते हैं, आप क्या ग्राउंड्स लेना चाहते हैं जिस बेसिस पे आप बोल रहे हैं। आप डॉक्यूमेंट्स लगाइए जो डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपनी बात को बोल रहे हैं, और इसके अलावा अगर आपको कोई एविडेंस देने हो तो वो आप एविडेंस भी दीजिए। तो ये चीज़ वो फर्दर मांगी कंसिलिएटर ने, और कंसिलिएटर बोलेगा भाई आपस में भी एक दूसरे को दे देना, ये जो और इन्फॉर्मेशन मुझे दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्स मुझे दे रहे हो ना, आपस में भी दे देना ताकि आप आपस में समझ पाओ, क्योंकि मैं तो सिर्फ हेल्प करूंगा आपको एक पॉसिबल सोल्यूशन में देने में, बट सेटलमेंट तो आपको करनी है अपने बीच में। मैं कोई अवार्ड नहीं दूंगा यहाँ पे, मैं आपके बीच में एक सेटलमेंट करवाऊंगा। तो और अगर किसी भी स्टेज पे इस कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की कंसिलिएटर को रिक्वेस्ट होती है या कंसिलिएटर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे और इन्फॉर्मेशन दे दो, इस चीज़ की और ज़रूरत है, तो वो फिर पार्टीज़ की ड्यूटी बनती है कि वो फर्दर इन्फॉर्मेशन कंसिलिएटर को दे दे। तो इस तरीके से आपकी जो प्रॉब्लम है, जो इश्यूज़ हैं, वो कंसिलिएटर समझ पाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ सेक्शन 66 ने बोल दी कि जो कंसिलिएटर है ही इज़ नॉट बाउंड बाय 2 एक्ट्स, दैट इज सीपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि नॉर्मल जो सिविल कोड्स होते हैं वो इन्हीं दोनों एक्ट से बाउंड होते हैं। तो यहाँ पे बोल दिया आप इनसे बाउंड नहीं हो, दैट मीन्स यू नीड नॉट टू फॉलो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड इंडियन एविडेंस एक्ट, क्योंकि अगर इनको ही फॉलो किया तो फिर नॉर्मल कोर्ट में ही चले जाएंगे हम, क्योंकि इनके अंदर ही तो हमें प्रोसीडिंग दे रखी है कि किस तरीके से क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो वो अगर हमें फॉलो करने थे तो हम नॉर्मल सिविल सूट्स फाइल करेंगे, सिविल कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो इसी रीजन की वजह से सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को बोला गया कि ये दोनों अप्लाई नहीं होंगे कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के ऊपर, एंड इवन दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स एज वेल। अब कंसिलिएटर का रोल क्या रहेगा, तो सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 बोलता है कि जो कंसिलिएटर है वो क्या करेगा, असिस्ट करेगा। तो ये मेन वर्ड है, इसको याद रखिएगा। कंसिलिएशन में असिस्टेंस मिलती है, ठीक है, असिस्टेंस देगा, ये आपको हेल्प करेगा इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल मैनर में। यानी कि एक तीसरा व्यक्ति बैठ जाएगा, बोलेगा मुझे दोनों से कोई मतलब नहीं है, मेरा काम ये है कि मैं आपके बीच में एक सेटलमेंट करा दूं, और उस सेटलमेंट को कराने के लिए मैं आपकी हेल्प कर देता हूं। आप बताओ क्या बात है, आप बताओ क्या बात है, मुझे लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, देखो आपको ये दोनों को बातें ठीक लग रही हैं। तो इस तरीके से आपके बीच में एक फ्रेंडली सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगा, एमिकेबल सेटलमेंट करवाने की कोशिश करेगा। तो दिस इज द रोल ऑफ कंसिलिएटर, दैट ही विल असिस्ट यू। तो दिस इज द मेन वर्ड, दैट ही विल असिस्ट यू, ठीक है, एक एमिकेबल सेटलमेंट पहुंचाने के लिए जो भी आपकी डिस्प्यूट है उसके रिगार्डिंग। सबसेक्शन 2 बोलता है जो कंसिलिएटर है शेल बी गाइडेड बाय प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, फेयरनेस, जस्टिस। तो ये सारी जो बेसिक चीज़ें होती हैं कि आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, ऑब्जेक्टिविटी जो है, फेयरनेस जो है, जस्टिस जो है। ऑब्जेक्टिविटी बेसिकली मतलब हो गया कि आपको फैक्ट्स के हिसाब से चलना है, आपको अपने पर्सनल व्यूज़ वहाँ पे नहीं लेके आने हैं। फेयरनेस रखनी है, किसी के साथ गलत ना हो। जस्टिस रखना है, नेचुरल जस्टिस हो, जितने नॉर्मल हमारे प्रिंसिपल्स होते हैं, जस्टिस, इक्विटी, गुड कंसाइज, वो सब आपको फॉलो करनी है, ठीक है। और तीसरी बात बोली गई जो कंसिलिएटर हमें कंडक्ट द कंसिलिएशन प्रोसीडिंग इन सच अ मैनर एज ही कंसीडर एप्रोप्रिएट, जैसे उसको ठीक लगता है ना वैसे प्रोसीडिंग चला सकता है, बिकॉज ही इज नॉट बाउंड बाय सीपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट। और कहीं पे पार्टीज बोलते हैं कि नहीं आप हमें और जल्दी कंसिलिएशन करनी है, प्लीज लिसन टू अस ऑरली, आप ऑरल स्टेटमेंट ले लीजिए, वी डोंट हैव टाइम टू गिव यू रिटन स्टेटमेंट्स। सो इन दैट सिचुएशन ही हैज़ दिस ऑप्शन एज वेल कि वो आपको ओरली सुन के भी आपके बीच में स्पीडी सेटलमेंट के लिए कोशिश कर सकता है। और किसी भी स्टेज के ऊपर एज पर सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन 67 कंसिलिएटर क्या कर सकता है, प्रपोजल कर सकता है सेटलमेंट के लिए कि भाई मैंने आप दोनों की बातें सुनी, मुझे लग रहा है आपको ना ये कर लेना चाहिए, तो देख लो आपको लग रहा है कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो वो ये चीज़ बोल सकता है राइटिंग के अंदर। और जब वो कोई सेटलमेंट के लिए आपको प्रपोजल देगा कि आप ये सेटलमेंट कर लीजिए, तो उसका वो एक रिटर्न के अंदर आपको रीज़न भी देगा कि वो क्यों ये बोल रहा है आपसे, ठीक है। सच प्रपोजल नीड नॉट टू बी इन राइटिंग एंड नीड नॉट टू बी अकम्पेन्ड बाय स्टेटमेंट ऑफ रीजन देयर ऑफ। सो मैंने यहाँ पे गलत बोल दिया कि वो ज़रूरी नहीं है कि वो जो आपको सेटलमेंट के लिए बोल रहा है वो राइटिंग के अंदर हो या फिर वो
रीजंस के साथ होगी क्यों वो ऐसा बोल रहा है। तो मैंने जो पहले स्टेटमेंट बोल दी कि रीजन होना, वो मैंने गलत स्टेटमेंट बोल दी। सो दिस इज द राइट थिंग कि उसको रीजन बताना और राइटिंग में देना वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस जो है सभी तरीके से जो भी सूटेबल इंस्टीट्यूशन है और पर्सन है उनसे वो पार्टीज की कंसर्न से एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट ले सकता है कि किसी की हेल्प लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वो उन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प ली जा सकती है। कम्युनिकेशन बिटवीन कंसिलिएटर एंड पार्टीज, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एज पर सेक्शन 69 सब सेक्शन 1 कि जो कंसिलिएटर है वो दोनों पार्टीज को इनवाइट कर सकता है, चलो आओ बैठते हैं और मिल के बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। सो कहाँ पे मिलेंगे, कहाँ बैठेंगे, किस टाइम बैठेंगे, सो दिस कैन बी डिसाइडेड बाय कंसिलिएटर कि यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ बैठेंगे और इस तरीके से हम अपनी बात को करेंगे। ओरली राइटिंग जैसे करना है वैसे आप कर सकते हो। सबसेक्शन 2 बोलता है unless the parties agreed upon the place where the meeting with the conciliator are to be held, such place shall be determined by conciliator। कि या तो पार्टीज मान जाएगी यहाँ पे होना चाहिए, अदरवाइज conciliator will decide that what will be the place where we will sit and discuss the issue। देन डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सीधी सी बात है, जितनी भी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है डिस्प्यूट के रिलेटिंग वो आपको डिस्क्लोज करनी है, और ये दोनों की ही ड्यूटी है, कंसिलिएटर की ड्यूटी है कि वो उसको कॉन्फिडेंशियल रखे। और कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि जो कंसिलिएटर को मिली है लेकिन दूसरी वाली पार्टी को नहीं बतानी चाहिए। सो दिस इज अ ड्यूटी ऑफ कंसिलिएटर दैट ही शुड नॉट डिस्क्लोज दैट इन्फॉर्मेशन टू द अदर पार्टी। वही बात है ना, दोनों के डिस्प्यूट को सुन रहा है। अब मेरे को कोई ऐसी बात तो पता चलेगी कि अगर मैंने सामने वाले को बोल दिया तो उनके बीच में जो डिस्प्यूट खत्म होने की थी वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आई शुड कीप इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल। मेरे को ध्यान रखना है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन बतानी है, कौन सी नहीं बतानी है। और पार्टीज की भी ड्यूटी बता दी दैट दे शुड कोऑपरेट विद द कंसिलिएटर। ऐसा नहीं है कि कंसिलिएटर के सुन ही नहीं रहे फिर अपॉइंट क्यों किया है। सो इट इज़ देयर ड्यूटी कि वो उसको उसके साथ कोऑपरेट करें, कोऑपरेट विद द कंसिलिएटर एंड एंडेवियर टू कंप्लाई द रिक्वेस्ट बाय कंसिलिएटर, सबमिट रिटर्न मटेरियल, प्रोवाइड एविडेंस एंड अटेंड मीटिंग्स। की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि जो भी कंसिलिएटर रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई आप इस दिन मिलिए, आप अपनी रिटर्न मटेरियल दीजिए, आप कोई एविडेंस दीजिए, तो वो सब उसको प्रोवाइड कीजिए, तभी वो आपकी हेल्प कर पाएगा। सजेशन बाय पार्टीज फॉर सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, तो ये सीधी सी बात है कि जो पार्टीज हैं वो अपना सजेशन दे सकती हैं डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए। देन दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सेक्शन 73 सबसेक्शन में सेटलमेंट एग्रीमेंट की बात करता है। जैसे आपका आर्बिट्रल अवार्ड होता है, इसी तरीके से आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट होता है। अगर ये एग्जीक्यूट हो जाता है तो उसकी सेम वैल्यू होती है। तो अगर सेटलमेंट का एलिमेंट होता है और मे बी एक्सेप्टेबल टू द पार्टीज शेल फॉर्मुलेट टर्म्स एंड पॉसिबल सेटलमेंट, तो वहाँ पे फिर जो भी पार्टीज को लगता है कि हाँ ये होना चाहिए, उस हिसाब से कंसिलिएटर एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बना के दे देगा, पार्टीज को सबमिट कर देगा अब उनकी ऑब्जर्वेशन के लिए। देख लो, मुझे लग रहा है कि आपके बीच में इस तरीके से होना चाहिए, इस तरीके से अब सेटल हो सकता है, तो दोनों पढ़ लो इसको, फिर पढ़ के मुझे बताओ आपको क्या लग रहा है, क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। फिर वो मेरे को वापस देंगे ऑब्जर्वेशन के बाद, इफ आई एम अ कंसिलिएटर, तो उसके बाद मुझे लगेगा अच्छा आपकी ये दिक्कत थी, आपको ये चेंज करना है, उसके बाद मैं रीफॉर्मुलेट करूंगा उसको, दोबारा से उनको दूंगा कि देखो ये है और अब इसके अंदर आप सेटलमेंट कर लो। तो अगर होती है तो मैं सेटलमेंट एग्रीमेंट उनका बनवा दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि जो पार्टीज है वो खुद ही सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लेती हैं, तो वहाँ पे वो खुद ही अपना सेटलमेंट एग्रीमेंट भी बना सकती है, या फिर कंसिलिएटर से बोल सकती है कि हम इन बातों पर एग्री हुए हैं, आप हमारे लिए एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बना दीजिए। तो कंसिलिएटर उनके लिए एक सेटलमेंट एग्रीमेंट बना देगा जिस भी बातों पर वो अपने आप एग्री हुए थे। एंड देन पार्टीज विल साइन द सेटलमेंट एग्रीमेंट, और अगर ये साइन हो जाता है सेटलमेंट एग्रीमेंट, देन दिस सेटलमेंट एग्रीमेंट विल हैव द सेम वैल्यू एज अ आर्बिट्रल अवार्ड हैज, एंड दिस सेटलमेंट एग्रीमेंट विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज एंड पर्सन क्लेमिंग अंडर देम रिस्पेक्टिवली। बाइंडिंग हो जाएगा अभी उनके ऊपर। और सबसेक्शन 4 बोलता है कि जो कंसिलिएटर है वो उसको इस सेटलमेंट एग्रीमेंट को ऑथेंटिकेट करना है कि हाँ ये सेटलमेंट एग्रीमेंट इनके बीच में हुआ है, और दोनों पार्टीज को एक एक कॉपी दे देनी है उस सेटलमेंट एग्रीमेंट की। स्टेटस एंड इफेक्ट ऑफ सेटलमेंट एग्रीमेंट, तो सेक्शन 74 बोलता है इसकी कैसे वैल्यू होगी, ये सेक्शन 74 में बोला है, जैसे कि आर्बिट्रल अवार्ड की वैल्यू होती है सेक्शन 30 के अंदर। तो ये बात आपकी एक इंपॉर्टेंट बात हो गई। कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हो गई, ये तो हमने पढ़ी ली है। उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ कंसिलिएशन प्रोसीडिंग की, अगर मान लो आपकी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग शुरू हुई लेकिन आपके बीच में कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं हुआ, या आपकी अभी कंसिलिएशन प्रोसीडिंग चल रही है, तो वो कैसे टर्मिनेट होगी, कैसे खत्म होगी। तो पहला तरीका हो गया कि सेटलमेंट एग्रीमेंट कर लो तो अपने आप ही कंसिलिएशन खत्म हो गई कि भाई पर्पस सॉल्व हो गया। लेकिन अगर पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा तो फिर हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं।
कंसिलिएशन एक रिटर्न, जो कंसिलिएटर होता है, जो तीसरा व्यक्ति होता है, एक रिटर्न डिक्लेरेशन दे देता है कि इनके बीच में नहीं हो सकता सेटलमेंट, तो एक डिक्लेरेशन दे देगा खत्म करो इसको, तो टर्मिनेट हो जाएगी कंसिलिएशन। या फिर पार्टीज खुद ही रिटर्न डिक्लेरेशन दे देती है और कंसिलिएटर को बता देती है कि भाई नहीं हो रहा हमारे बीच में, हमें नहीं चलाना, तो टर्मिनेशन हो जाएगा इसका। या फिर एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को बता देती है और कंसिलिएटर को भी बता देती है कि मेरी तरफ से कोई इस तरीके से मैं कंसिलिएशन नहीं करना चाहती और मैं इसको खत्म करना चाहती हूँ, तो वहाँ पे भी खत्म हो जाएगा। तो यानी कि एक तो ये तो पर्पस सॉल्व हो गया, तब आपकी टर्मिनेशन हो गई कि भाई आप लोगों के बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट हो गया, ये तो चलो अच्छा ही हो गया। लेकिन इन तीन तरीके में क्या हुआ कि या तो दोनों पार्टीज को लगा कि नहीं हो सकता, या एक पार्टी को लगा नहीं हो सकता, या कंसिलिएटर को लगा कि नहीं हो सकता, तो वो रिटर्न डिक्लेरेशन दी जाएगी और वो आपकी वहीं के वहीं जो कंसिलिएशन प्रोसीडिंग थी वो टर्मिनेट हो जाएगी। सेक्शन 77 बोलता है कि जब पार्टी जो है कंसिलिएशन प्रोसीडिंग के अंदर है, उस दौरान उनको क्या नहीं करना चाहिए, इनिशिएट नहीं करनी चाहिए आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग की। भाई अभी आप कंसिलिएशन कर रहे हो ना, तो प्लीज स्टे इन कंसिलिएशन, डोंट गो टुवर्ड्स आर्बिट्रेशन और लिटिगेशन। किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग या फिर आर्बिट्रेशन के अंदर आप मत जाइए जब आपका कंसिलिएशन चल रहा है। तो except that a party may initiate arbitral or judicial proceeding where in his opinion such proceedings are necessary for preserving his rights, कि अगर उसको लगता है कि अब ज़रूरी है कि मुझे करना चाहिए तो वो कर सकता है, लेकिन अदरवाइज जनरली उसको नहीं करना चाहिए। अब कंसिलिएटर को अपॉइंट किया तो उसका खर्चा भी तो होगा, तो कौन उठाएगा? तो भाई इसके अंदर क्या होगा कि जो कंसिलिएटर है वो बताएगा कि भाई ये खर्चा हुआ है, ये कॉस्ट हुई है, और उसके लिए एक रिटर्न नोटिस दे देगा दोनों पार्टीज़ को। अब यहाँ पे जो कॉस्ट है ये कैसी होनी चाहिए, रीजनेबल कॉस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके बीच में सेटलमेंट कराना था मैंने 50 लाख रुपए का और मैं आपसे फीस मांग रहा हूँ 1 करोड़ रुपए की, कोई मीन्स नहीं बनता। 50 लाख का सेटलमेंट कराना था, 40 लाख रुपए फीस मांग रहा हूँ, कोई बात बनती है इसकी? तो एक रीजनेबल कॉस्ट आपको मांगनी है, किस हिसाब से कि जिस हिसाब से आपका खर्चा हुआ है उसके अंदर आपकी जो फीस है उसको इंक्लूड करते हुए, जिस हिसाब से आपने विटनेस बुलाए थे तो उनकी फीस को ध्यान में रखते हुए, उन खर्चों को ध्यान में रखते हुए, अगर कोई एक्सपर्ट एडवाइस ली थी तो उसकी फीस को ध्यान में रखना है। सेक्शन 64 सेक्शन 68 के जो खर्चे हुए जहाँ पे आपने असिस्टेंस ली थी किसी इंस्टीट्यूशन की, भाई कंसिलिएटर को अपॉइंट करने के लिए, या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव हेल्प ली थी आपने, तो उनके जो खर्चे थे उनको पे करने के हिसाब से, तो इन सारे खर्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे फीस डिसाइड होनी चाहिए। और सबसेक्शन 3 ये बोल देता है कि जितनी भी कॉस्ट होंगी वो इक्वली दोनों पार्टीज को बॉन्ड करनी चाहिए, कि अगर 10 लाख का खर्चा तो 5 एक उठा, 5 एक उठा, अनलेस द सेटलमेंट एग्रीमेंट प्रोवाइड फॉर अ डिफरेंट अपोर्शनमेंट। या तो आपके बीच में सेटलमेंट एग्रीमेंट हुआ तो उसमें बोला था कि मैं तो सिर्फ 10% पे करूंगा, ये पार्टी बोलती है, और बाकी तेरे को 90% पे करना पड़ेगा, तो फिर उस हिसाब से पे कर लो। अदरवाइज अगर कुछ नहीं है तो इक्वली पे करना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर किसी पार्टी ने कोई खर्चे करवाए हैं तो वो खर्चे उस पार्टी के ऊपर आ जाएंगे। देन ये डिपॉजिट की बात होगी कि भाई डिपॉजिट करवा लेता है कंसिलिएटर जो होता है एडवांस, और कोई सप्लीमेंट्री डिपॉजिट है कि और की जरूरत है पैसे जमा कराने की, तो वो भी जमा करा लेता है और दोनों पार्टीज इक्वल अमाउंट जमा करती है। ठीक है, कंसिलिएटर का जो रोल है बाकी प्रोसीडिंग्स के अंदर नहीं होगा, यानी कि जो कंसिलिएटर है वो ना ही आर्बिट्रेटर की तरह काम करेगा, ना ही रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा, ना ही काउंसिल ऑफ द पार्टी की तरह काम करेगा किसी भी आर्बिट्रल या जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के अंदर, कि आप उसको किसी इनमें से किसी और रोल के लिए लेके जा रहे हो, तो ऐसा नहीं हो सकता। फिर जो कंसिलिएटर है शेल नॉट बी प्रेजेंटेड बाय द पार्टीज एज अ विटनेस इन एनी आर्बिट्रल और जुडिशियल प्रोसीडिंग, कि आप कंसिलिएटर को कोर्ट में बुला रहे हो या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में बुला रहे हो, ऐसा नहीं होगा। उसने अपना आपका सेटलमेंट एग्रीमेंट करा दिया या नहीं कराया जो भी हुआ, लेकिन आप कंसिलिएटर को कोर्ट में नहीं बुलाओगे या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर नहीं बुलाओगे। ठीक है, हाई कोर्ट की पावर है वो रूल बना सकती है जितनी भी प्रोसीडिंग्स हो रही हैं कोर्ट के सामने इसके रिगार्डिंग, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर है कि सेक्शन 83 के थ्रू की वो डिफिकल्टीज़ को रिमूव कर सकती है इस एक्ट के अंदर अगर कोई आ रही है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी पावर है कि कोई रूल्स बनाने हैं इस एक्ट को अच्छे से चलाने के लिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसके रिगार्डिंग रूल्स बना सकती है। तो ये कंसिलिएशन के रिगार्डिंग आपके जो टॉपिक थे वो खत्म हो गए। आई होप अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ छूटी है, कुछ नहीं हुई है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वी विल डू दैट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।